इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर IPOable इन नेक्स्ट 3 years टाइम। आपका अल्टीमेट गोल आपको पता है ना, आपका सक्सेस आ सकता है। हमारे धंधे का एक सबसे बड़ा उसूल है, आप एग्जिट मारोगे पैसा बैंक अकाउंट में मिलेगा, आप एग्जिट नहीं मारोगे तो 4 कंपनी लेके भी आप फंड चला सकते हैं। उसको बोलते हैं धंधा और बंदे के ऊपर पैसा लगाओ। क्या बोलते हैं, मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड। आई डोंट एग्री विद दैट। सब कुछ करने के बाद कुछ हो गया। क्रिकेट में आपको जितने सबको खेलना पड़ेगा सर। अकेला तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा और आगे 0 पे आउट हो गया, आप जीत नहीं सकते। फंड मैनेजमेंट और क्रिकेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एवरेजेस पे खेलो। रिस्क लेकर रिटर्न दिलाए तो फिर उसमें एक्सपर्टी क्या है? इसी के लिए हमारे फंड में आज तक एक्सीडेंट एज सच नहीं हुए सर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं पंकज मटपाल और मेरे साथ आज एक बेहद खास मेहमान, द वेल्थ कंपनी AIF के फंड मैनेजर मिस्टर निशाद खानोलकर। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड PMS की बात तो हमेशा होती है, AIF किस तरह से मैनेज करते हैं वो, और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल होते हैं। नमस्कार निशाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। तो जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड तो बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। एक इन्वेस्टर छोटे से पैसे शुरुआत कर सकता है, लेकिन जब बात होती है AIF की तो टिकट साइज भी थोड़ा बड़ा है और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है कि AIF क्या होता है और ये कैसे PMS और स्पेशली म्यूचुअल फंड से अलग होता है। सो AIF का फुल फॉर्म है पंकज जी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। डेट और इक्विटी 2 पार्ट में होते हैं, क्योंकि हम इक्विटी से बिलोंग करते हैं। थोड़ा इक्विटी के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल। तो सेबी ने इसमें 3 कैटेगरी इन्वेस्टर को दी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 इज और PMS में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो कैटेगरी 3 इन्वेस्टर्स जो रहते हैं AIF वाले, अप टू 25% दे कैन गो इनटू अनलिस्टेड। ओके। तो वहाँ पे लिस्टेड का तो फ्लेवर मिलता है, बट एट द सेम टाइम अनलिस्टेड का भी फ्लेवर मिलता है। कैटेगरी 2 जो इसका भारत वैल्यू फंड मैनेज करते हैं, जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वेल्थ कंपनी की, एंड वी ऑलमोस्ट रेज क्लोज टू 7,000 करोड़ एसेट। मैं समझूंगा पूरा फंड कैसे मैनेज होता है, पर पहले जनरल आइडिया कि AIF क्या होता है। तो कैटेगरी 2 में ऐसा है कि मेनली ये है अनलिस्टेड के लिए, ठीक है, बट हमें अप टू 49% लिस्टेड में जाने की परमिशन मिलती है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में। एंड कैटेगरी 1 इज मोर लाइक अ स्टार्टअप जैसे फंड जो रहते हैं ना, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड वगैरह वो आते हैं। सो कैट 1 इज फॉर अ वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, कैट 2 थोड़े और ग्रोन अप कंपनी रहती है, वो उसमें आ जाती है, एंड कैट 3 फंड इज मोर लाइक अ लिस्टेड, बट लिस्टेड में अप टू 25% यू कैन गो इनटू अनलिस्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर को एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिलता है, बिकॉज आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड और PMS की एंट्री ही IPO और IPO के दिन के बाद चालू हो जाती है, वेराज हमारी जर्नी थोड़ी IPO के पहले चालू होती है। तो वो जो अनलिस्टेड फ्लेवर है, आज आप देखोगे तो लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट है कितना बड़ा है। सो लिस्टेड में शेयर जितना कंपनी है उसके प्रोबेबली 50 टाइम्स मोर और 100 टाइम्स मोर अनलिस्टेड स्पेक्ट्रम है। वहाँ पर म्यूचुअल फंड और PMS नहीं एंटर कर सकते। दैट्स वेयर AIFs कैन एंटर। वंडरफुल। और टिकट साइज जो है वो 1 करोड़ की होता है, तो 1 करोड़ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। अब आते हैं आपके फंड पर, क्योंकि आपके पास वैसे तो काफ़ी फंड से मतलब बहुत सक्सेसफुली आप मैनेज कर रहे हैं, पर जो आप बात कर रहे थे भारत वैल्यू फंड की, तो ये फंड कैटेगरी 2 फंड है। करेक्ट सर। तो ये कैसे मैनेज होता है, किस तरह के सेक्टर्स होते हैं और सक्सेस के पीछे क्या मुख्य कारण रहे हैं? सो पंकज जी, आपने सही बताया कि कैटेगरी 2, सो जो मेरा फंड है, आप मुझे बताओगे कि एक्सप्लेन मी योर फंड इन 30 सेकंड्स। सो आई वुड से इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर IPOable इन नेक्स्ट 3 years टाइम। उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसका IPO अगले 3 साल में आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, दैट्स इट। अब पूरा जो एपिसेंटर है, आपका अल्टीमेट गोल आपको पता है ना, आपका सक्सेस आ सकता है। एंड गेम मुझे पता है कि मैं जहाँ जिस कंपनी में पैसा लगाया उसका 30 महीने में मुझे IPO करवाना है। ओके। तो हमारे धंधे का एक सबसे बड़ा उसूल है, आप एग्जिट मारोगे पैसा बैंक अकाउंट में मिलेगा, आप एग्जिट नहीं मारोगे पैसा पेपर में मिलेगा। एग्जिट, सो आई एम मैनेजिंग एन एग्जिट ओरिएंटेड प्री IPO कैटेगरी 2 AIF। एग्जिट ओरिएंटेड अनलिस्टेड है, लेकिन एक बात पता है कि ये कुछ टाइम में लिस्टिंग होने वाली है। करेक्ट। तो हमारा जो कैचमेंट एरिया होता है, एक 4 या 5 पॉइंट के ऊपर हम बहुत स्ट्रेस करते हैं। जैसे आज तक आप देखोगे तो हमने 80% के ऊपर का पैसा एक एसेट बैक कंपनीज को दिया है, जहाँ पे आई एम नॉट सेइंग सॉफ्टवेयर, फिनटेक, IT, ई-कॉमर्स में सेफ्टी नहीं रहती है, वो मेरा पॉइंट नहीं है, बट एसेट बैक में आपको एक ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। हम मैक्सिमम पैसे, जिसको बोलते हैं ना धंधा और बंदे के ऊपर पैसा लगाओ। सो हमारे हर कंपनी में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत सब्सटेंशियल रहता है। बिहेवियरल ड्यू डिलिजेंस एक पार्ट है। बिहेवियरल ड्यू डिलिजेंस मतलब प्रमोटर की नीयत। प्रमोटर अपना, कोई के प्रमोटर है जो आए दिन अपनी इक्विटी बेचे जा रहे हैं,
वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रमोटर। जो प्रमोटर लॉन्ग खेल रहा है उसका सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में, दैट्स वेयर वी इन्वेस्ट। प्रॉफिटेबल बिजनेस। देखिए बहुत सारे अनलिस्टेड की कंपनी आजकल जो मार्केट में चल रही है उनका EBITDA ही नहीं रहता है, वेरएज हमने आज तक जहां पैसा दिया मोर देन 90% पैसा हमने पैट पॉजिटिव कंपनी को दिया है। ओके तो वहां पे आपको एक नेचुरल सेफ्टी भी मिल जाती है, बिकॉज हाँ भाई प्रमोटर का 80-90% स्टेक है कंपनी में, उसका सेकंड पॉइंट सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में है, वो एक ग्रोन अप कंपनी चला रहा है और टैक्सेस टाइम पे भर रहे हैं और वेल कंप्लाइड है। पंकज जी आपके सामने ऐसी कंपनी आती है, आपका सेफ्टी क्वेश्चन वहां पे ट्रिगर हो जाता है। रिस्क और रिवॉर्ड क्या बोलते हैं, मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड। आई डोंट एग्री विद दैट। अच्छा, नहीं रिस्क कम होना रिस्क चाहिए, कम करो रिवॉर्ड जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली फंड मैनेजमेंट और क्रिकेट, लोगों को क्रिकेट समझ में आता है, फंड मैनेजमेंट और क्रिकेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एवरेजेस पे खेलो। ओके क्रिकेट में आपको जितने सबको खेलना पड़ेगा सर, अकेला तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा और आगे 0 पे आउट हो गया, आप जीत नहीं सकते हो। इन्वेस्ट फंड मैनेजमेंट का भी वैसा ही है, एक कंपनी आपने 10x दी और बाकी सब 0 गई, आप नहीं पैसा कमा सकते। सब कमानी है, रिस्क कम करो। प्रमोटर का 80-90% स्टेक होल्डिंग, उसका सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में, ही इज पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिस्क कम करने के पैरामीटर्स है। रिस्क कम करो, रिवॉर्ड ज़्यादा जाता हो। इसी के लिए हमारे फंड में आज तक एक्सीडेंट एज सच नहीं हुए सर। लेसर द एक्सीडेंट आपकी लॉन्जिटिविटी बढ़ती है। दैट इज हाउ वी आर मैनेजिंग द फंड। बट अगर बात की जाए डाइवर्सिफिकेशन की, तो कितना डाइवर्सिफाई होता है फंड, कितने स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में? तो इसमें एक रेगुलेटर्स का रूल है। सो आपने जो बताया उसको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बोला जाता है हमारे बिजनेस में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समझो मे डे इवेंट कभी आ गया, आया नहीं है बट कभी आता है, तो उस दिन आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो सेबी का कहना है कि आपका जो कॉर्पस ऑफ द फंड है उसका 25% से ज़्यादा आप एक कंपनी में लगा नहीं सकते हो। मतलब 100 करोड़ का फंड है तो एक कंपनी को 25 करोड़ के ऊपर दो मत। तो 4 कंपनी लेके भी आप फंड चला सकते हैं, ये रेगुलेटर्स का कहना है। बट हमारा कहना है आज तक हमने टोटल कॉर्पस का 10% के ऊपर कभी भी किसी कंपनी को दिया नहीं है। कम से कम 10 कंपनी, तो इसका मतलब 12 से 13 हो जाती है एवरेज। मेरा देखोगे तो कॉर्पस का 7 से लेके 9% के बीच में मेरा डिप्लॉयमेंट है। बिकॉज क्या होता है सर, सब कुछ करने के बाद कुछ हो गया तो 7% आपका क्वेश्चन पे आ जाता है, बाकी का 93 कमा के दे सकते हैं। और आपने किसी कंपनी के ऊपर 25% की बेट ली है और समझो मे डे इवेंट आ गया, कभी भी आ सकता है सर, तो बाकी का 75 के ऊपर प्रेशर आता है। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, अपने बहुत अच्छा सवाल बचा, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव नेवर टेकन एक कंपनी के ऊपर 10% के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, और एक सेक्टर के ऊपर 15 से 16% के ऊपर रिस्क नहीं है। सेक्टर वाइज भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बाइफरगेटेड है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, बट रिस्क लेकर रिटर्न दिलाए तो फिर उसमें एक्सपर्टी क्या है? मजा तो तब है ना कि रिस्क कम हो और रिटर्न, देखिए ये तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो रहेगा ही, कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट है, बट जो आपकी सोच है, जो कि फिलॉसफी है, वो बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। कभी मौका मिला तो हम डिटेल में इस पर और बातें करेंगे। जरूर। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने निसाद सर से एआईएफ को समझा बहुत शॉर्ट में, और उनकी जो सोच है और भारत वैल्यू फंड को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो भी उन्होंने बताया। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो एआईएफ को लेकर या उनके फंड्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.